Alright everyone. So we had done reducing nature in last class. Reducing nature किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है हमने ये किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक हमारा रहता है, वी ऑल्सो सॉ कि लिथियम हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये भी हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशंस इन द लिक्विड अमोनिया। सो अमोनिया NH3, सर एस ब्लॉक चलेगा ना? हाँ NH3 सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया NH3 जो होता है वो मेटल्स के साथ, मेनली एल्कली मेटल के साथ बहुत ही अलग टाइप की रिएक्शन देता है, जिसमें वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो द थिंग इज, इफ वी टेक अमोनिया इन अ बीकर, वी टेक लिक्विड अमोनिया इन अ बीकर, तो अमोनिया के अंदर हम एल्कली मेटल डालते हैं। इफ आई पुट एन एल्कली मेटल इन दी अमोनिया, तो एल्कली मेटल फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे हमारे पास है, सपोज वी हैव लिक्विड अमोनिया एंड आई पुट सोडियम, पोटाशियम या कोई भी एक एल्कली मेटल, मेटल कैन बी सोडियम और पोटाशियम और लिथियम। तो होता क्या है कि सोडियम पोटाशियम रिएक्ट्स विद लिक्विड अमोनिया इन दिस मैनर। तो रिएक्शन वी माइट हैव ऑलरेडी रिटन कि NaM प्लस X प्लस Y, यानी कि जो भी मेटल है, बी इट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, react with NH3 liquid to give us complexes। complexes को हम केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये complexes हमारे M NH3X प्लस 1, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना हमारा। और एक और कॉम्प्लेक्स दैट इज इलेक्ट्रॉन का, E अमोनिया मेक्स अ कॉम्प्लेक्स विद इट, NH3Y माइनस। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, जो हमारा एल्कली मेटल है दैट इज लिथियम, सोडियम या पोटाशियम, वो मेटल आयनाइज हो गया है, फॉर्मिंग M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इज इट कैन फॉर्म Na, कैन लीव इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है। और इन दोनों की रिएक्शन, यानी कि सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की रिएक्शन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाया है। इनमें से जो एक कॉम्प्लेक्स है उसकी वजह से हमारी कलरेशन हो जाती है डीप ब्लू, मतलब ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्लू कलर का दिखने लग जाता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हुआ ये है कि इलेक्ट्रॉन और मेटल प्लस आयन दोनों ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, इलेक्ट्रॉन और मेटल प्लस दोनों ने रिएक्ट किया, और यहाँ पर x अमाउंट सपोज वो रिएक्ट किया है विद मेटल, तो y अमाउंट रिएक्ट किया है विद इलेक्ट्रॉन, दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है, ये कोऑर्डिनेट स्क्वायर ब्रैकेट का मींस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ने कॉम्प्लेक्स बनाया अमोनिया के साथ, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस होता है। जो मेटल ने कॉम्प्लेक्स बनाया है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मेटल आयन के ऊपर कॉम्प्लेक्स चार्ज पॉजिटिव होता है। अमोनिया के पास ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं था, तो अमोनिया से कोई चार्ज नहीं आता, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन से आता है। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम X प्लस वाई मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इट कैन फॉर्म सोडियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स X अमाउंट, and its electron can form complex with ammonia again with a different stoichiometry moles, ठीक है। इसमें जो डीप ब्लू कलरेशन आती है वो क्यों आती है, why deep blue coloration is obtained? Deep blue coloration is due to ammoniated electron which absorb, is due to ammoniated electron, इसको हम बोलते क्या है, we call it ammoniated electron is due to
ammoniated electron which absorbs radiation from visible region of light. मतलब जो लाइट हर जगह पड़ रही है उनमें से लाइट के अंदर विजिबल रीजन कौन सा होता है? विबग्योर. तो विबग्योर में से जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इस बीकर के अंदर है वो कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये पूरा सोल्यूशन कौन से कलर का दिखाई देता है? अगर हम आंखों से देखें तो इट अपीयर्स डीप ब्लू. बट ये डीप ब्लू कलर अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए इस सोल्यूशन को, ऑन स्टैंडिंग इट विल लूज on standing it loses deep blue coloration because कोई मुझे बताएगा क्यों? It loses deep blue coloration because due to formation of metal amide. Due to formation of metal amide. और उसकी रिएक्शन लिखेंगे. देखो दोबारा लिखोगे, अगर तुमने लिखा है तो दोबारा लिखो क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो होता क्या है, ये जो मेटल और इलेक्ट्रॉन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है इसके अंदर मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन और अमोनिया आपस में रिएक्ट हो जाते हैं इफ दे स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर्मिंग व्हाट? कैन एनीवन टेल मी क्या बनता है इसमें? सर एमाइड बन जाता है. फॉर्मूला NH2 MnH2. और कुछ रिलीज होता है? प्लस हाफ ऑफ H2. H2 गैस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटल अमाइड. तो मेटल अमाइड में जो इलेक्ट्रॉन होता है गेट्स यूज्ड अप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से डीप ब्लू कलर आ रहा था. अगर इलेक्ट्रॉन ही यूज अप हो गया तो कलर चला जाएगा डीप ब्लू. तो इलेक्ट्रॉन गेट्स यूज्ड अप एंड कलर डिसअपियर्स. एंड दिस इज कलरलेस. एक और पॉइंट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इफ वी टेक अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द डीप ब्लू कलरेशन चेंजेस फ्रॉम डीप ब्लू टू ब्रॉन्ज. in concentrated solution of ammonia जो डीप ब्लू कलरेशन है इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक. Deep blue coloration changes to bronze coloration. Is this clear everyone? This topic is clear? Yes or no everyone? जल्दी से बताएं. Yes. Yes sir, clear है. Yes. ठीक है. All right. Next topic. So next topic is let us talk about lattice enthalpy, जो हम बात करते करते बार बार रुक जाते थे. Let us talk about lattice enthalpy. मैं बहुत बार ट्राई किया बट ये टॉपिक कोई ना कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज ले आता था. अब हमारे पास टाइम है तो देखिए ये जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं. क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैव अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे LiCl, NaCl, आयनिक कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं. क्रिस्टलाइन होता है जिनकी फिक्स शेप होती है. इन सबकी शेप माइक्रोस्कोप से देखो तो इनकी शेप फिक्स है. तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैव अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ particles called lattice. Called lattice. तो हम क्या कह रहे हैं कि लैटिस एक 3D स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड्स का, सॉलिड कंपाउंड्स का, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का.
और ये लैटिस के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस ये लैटिस को बनाते हैं। मतलब ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये कौन बनाता है? मॉलिक्यूल या आयंस। तो इफ आई कंपेयर लैटिस विद अ हाउस, तो आई कैन से द constituent particles of lattice are like the bricks. The constituent particles of lattice are like bricks. मतलब अगर ये लैटिस एक घर की तरह समझूं तो इसके जो ये पार्टिकल्स हैं ये ब्रिक्स की तरह हैं। और जब भी हम घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त द पॉइंट इज व्हेन वी मेक अ हाउस देन we always use the same size bricks. अगर एक ब्रिक से एक साइज की है तो दूसरी ब्रिक जो उसके साथ लगती है उसकी सेम साइज होता है, ठीक है। तो दिस लीड्स टू अ स्टेबल हाउस। तो अगर घर स्टेबल बनाना है तो उसके लिए ब्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमें लैटिस बनाना है, अगर मुझे एक स्टेबल लैटिस बनाना है तो अगर कटायन बड़ा हो तो अनायन भी बड़ा होगा। कटायन और अनायन का साइज सिमिलर होना चाहिए, राइट। अगर कटायन छोटा हो तो अनायन भी छोटा हो। तो आई कैन से लार्जर कटायंस स्टेबलाइज लार्जर अनायंस। जो बड़े कटायन होते हैं वो बड़े अनायन को स्टेबलाइज करते हैं, और जो स्मॉलर कटायन होंगे वो स्मॉलर अनायन के साथ फिट रहते हैं। तो दिस मेक्स अ स्टेबल लैटिस। यहां तक बात क्लियर है तो टाइप यस और स्टे यस। Yes, sir. Yes, सर sir. मतलब सेम साइज मतलब स्टेबल। हाँ, अगर कटायन अनायन सेम साइज तो स्टेबल होता है ज्यादा लैटिस, ठीक है। ओके सर। तो लेट अस टॉक अबाउट लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता था? लैटिस एंथैल्पी एक एंथैल्पी है। इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ it is the enthalpy change accompanying the process of, it is the enthalpy change का मतलब कुछ भी नहीं होता, it means heat absorbed or released। थर्मो में भी हमने पढ़ा है, राइट। it is the enthalpy change accompanying the process of conversion of 1 mole of solid lattice into gaseous constituent ions। What this is saying, हमारे पास एक एंथैल्पी है और ये एंथैल्पी चेंज हमने थर्मो में पढ़ा है या पढ़ेंगे, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा लैटिस एच से। और लैटिस एंथैल्पी होती है एनर्जी, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ, ये वो कॉमर्स वाले बच्चों को उल्लू बनाने के लिए, इसका मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज्ड व्हेन during the conversion of 1 mole of a solid lattice into gaseous constituent ions। मतलब एक सॉलिड लैटिस लेते हैं, NaCl सॉलिड लिया, NaCl का सॉलिड के गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करना है इसकी गैसियस आयंस में, तो इसकी गैसियस आयंस है Na प्लस गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी दिस विल बी कॉल्ड एज lattice enthalpy। Is this point clear everyone? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Alright, तो अगर ये NaCl की बात कर रहे हैं हम, और NaCl की लैटिस एंथैल्पी मिलेगी जब वो NaCl के 1 मोल को तोड़ेंगे Na प्लस और Cl माइनस। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, तुम मुझे एक बात बताओ,
लिथियम, यू रिमेंबर, लिथियम सबसे छोटा है और फिर उससे बड़ा है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है। वो तो कुछ नहीं, वो तुम क्लास में उसको क्लास में टिक। अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो वी नो लिथियम का साइज छोटा होगा और नीचे जाते जाते साइज बढ़ता जाएगा। साइज इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग मैनर, राइट। लिथियम से सीजियम जाते हुए साइज बढ़े, ठीक है। तो लिथियम, और तुम्हें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज भी नीचे जाते जाते बढ़ेगा। फ्लोरीन सबसे छोटा होगा और आयोडीन सबसे बड़ा। तो ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड, विच हैज अ मोर स्टेबल लैटिस? Lithium fluoride. लिथियम फ्लोराइड हैज अ Lithium. मोर स्टेबल लैटिस, क्योंकि छोटा कटायन छोटे अनायन को स्टेबलाइज करेगा और बड़ा कटायन बड़े अनायन को। यस और नो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. स्मॉलर सर कटायन, रीजन बताना। हाँ, छोटा कटायन छोटे अनायन के साथ स्टेबल है तो लिथियम फ्लोराइड के साथ ज्यादा स्टेबल होगा, और सीजियम में भी आयोडाइड के साथ ज्यादा स्टेबल हो क्योंकि वो सिमिलर साइज के हैं। ये बात समझ में आई महक? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी बोलूं, मैं तुम्हें बोलूं कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ लिथियम फ्लोराइड, मैं बोलूं इसका रिएक्शन बनाओ, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत ही नहीं, सॉलिड को गैस आयन में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, लिथियम फ्लोराइड सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिथियम प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस, सॉरी, F माइनस गैसियस। अच्छा, अगर मैं बोलूं लैटिस एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयोडाइड लिखो, तो लिथियम आयोडाइड, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत ही नहीं, लिथियम आयोडाइड सॉलिड गोज टू लिथियम प्लस गैसियस प्लस आयोडीन माइनस गैसियस, राइट। ये रिएक्शंस लिख पाओगे अगर मैं लैटिस एंथैल्पी दे दूं तो? यस और नो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, लिथियम फ्लोराइड की या लिथियम आयोडाइड की? Lithium fluoride. लैटिस एंथैल्पी ऑफ लिथियम फ्लोराइड तुम कह रहे हो ज्यादा होगी लिथियम आयोडाइड से। ऐसा तुमने ये सोचकर बोला कि लिथियम फ्लोराइड का घर ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमने बोला था लिथियम छोटा फ्लोराइड छोटा। तो कैन यू कंपेयर लिथियम फ्लोर, और अगर कोई घर छोटा, कोई स्टेबल घर होगा तो स्टेबल घर को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू अ लेस स्टेबल घर जिसमें एक बड़ा और एक छोटा हो। आयोडाइड बड़ा था और आयोडाइड छोटा था। ये वाली बात समझ आई मैंने कैसे निकाली, या रिपीट? गॉट इट सर। Clear. Clear, sir. तो आई कैन से लैटिस एंथैल्पी ऑफ lithium fluoride is more than lithium iodide, और कोई तुमसे पूछ ले why, because smaller cation are more stable with smaller anion, are more stable with smaller anion। तो उनका घर तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी जिनका घर
स्ट्रांग होगा, जिनका घर सेम टाइप की ईंट से बनेगा उनका घर तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। घर तोड़ने की एनर्जी लैटिस एंथैल्पी, और सेम टाइप की ब्रिक्स यूज करा वाला घर में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू जिसमें डिफरेंट टाइप की ईंटें यूज करी गई हैं। तो इज दिस क्लियर? सत्यम, सीरज, शुभम, तरन? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. ठीक है। ऑलराइट, तो वापस आते हैं। ऑक्साइड्स अंडर एप्रोप्रिएट प्योर कंपाउंड्स, अच्छा, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड्स M2O, M2O2 में बी प्रिपेयर्ड, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ peroxides, superoxide as the metal ion increases is due to lattice energy effects। क्योंकि वो कह रहे हैं नीचे जाते जाते सुपर ऑक्साइड क्यों स्टेबल हो जाते हैं, ऊपर लिथियम का ऑक्साइड क्यों स्टेबल है, लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम का, सोडियम का पेरोक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, और रुबीडियम का सुपर ऑक्साइड। और वो पूछ रहा है क्यों, तो रीजन बीइंग द सेम, नीचे जाते जाते लैटिस एंथैल्पी तब अच्छी होती है जब बड़ा कटायन बड़े आनायन को स्टेबलाइज करे। क्योंकि ये आनायन जो है सुपर ऑक्साइड, अच्छा ऑक्साइड का आयन O2 माइनस इज ऑक्साइड, O2 2 माइनस इज पेरोक्साइड, और O2 माइनस 1 इज सुपर ऑक्साइड। तो नीचे जाते जाते ये अनायन का साइज बड़ा होता जा रहा है, और अनायन का साइज बड़ा होता जा रहा है, नीचे जाते जाते कटायन का साइज भी बड़ा हो रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में। तो लार्जर कटायन परऑक्साइड को फेवर करेंगे और छोटे कटायन ऑक्साइड को। और कोई तुमसे बोले वन वर्ड में आंसर दो, तो तुम बोलो लैटिस एनर्जी के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी बीट से लैटिस स्ट्रॉन्गर और छोटी छोटी ईंट से लैटिस स्ट्रॉन्गर, डिसिमिलर ईंटों से इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये लो नोट कर, एक बार ले लो पंचिका जो तुम्हें नोट करना है इसमें से। ये ऋतिक समझ आ रहा है? प्रतिभा, प्रणव? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, तो लेट अस टॉक अबाउट, अच्छा, इनकी रिएक्शंस। तो एक चीज याद रखेंगे, अगर हम ऑक्साइड को पानी डालते हैं तो व्हेन आई पुट ऑक्साइड इन अ वाटर, तो ऑक्साइड पानी डालकर मुझे देता है M प्लस और OH माइनस। इट्स लाइक Li2O में अगर मैंने पानी डाला तो आई विल गेट LiOH, Li प्लस एंड OH माइनस। Na2O में पानी डाला तो Na प्लस एंड OH माइनस है। अच्छा, पर अगर मैं पेरोक्साइड्स में पानी डालता हूं तो मुझे Na प्लस और OH माइनस के अलावा पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है। अगर मैं सुपर ऑक्साइड में पानी डालता हूं, सपोज RbO2 सुपर ऑक्साइड में, तो मुझे Rb प्लस OH माइनस भी मिलेगा, पेरोक्साइड भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी मिलेगा। ये उनके नाम में ही है। देखो, ऑक्साइड मतलब थोड़ा ऑक्सीजन, पर माने थोड़ा और ऑक्सीजन, सुपर माने बहुत ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्साइड को पानी में डाला तो हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, पेरोक्साइड में हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा। सुपर ऑक्साइड में इन दोनों से एक्स्ट्रा होगा, तो हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा, और ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ने से रिएक्शंस कैसे चेंज होती हैं? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. ठीक है, सर एक बार लेफ्ट साइड दिखाना, मतलब जहाँ आपने लिखा था। लेफ्ट साइड ये। यस। अच्छा हर्ष, किस पे डाउट है बोलो? सुपर ऑक्साइड।
सुपर ऑक्साइड के केस में अगर हम सुपर ऑक्साइड लेते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन भी मिलेगा, जो परऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है वो भी मिलेगा, और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन है इसमें, सुपर ऑक्साइड है। हर्ष, बस यही बताया मैंने, क्लियर है Okay, ये sir. बात? ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट हेलाइड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं हेलाइड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है, क्लोराइड का उससे कम, ब्रोमाइड का उससे कम, आयोडाइड का उससे कम। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, अगर मैं तुम्हें दे दूं, इफ आई से अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो एल्कली मेटल के फ्लोराइड्स ऑलवेज हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इट इज सेइंग इज फ्लोराइड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग में बच्चे गलती करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, वो ऑर्डर इस तरफ बना देते हैं, ऑर्डर इस तरफ इंक्रीजिंग में होगा तो हाईएस्ट NaF, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI। आयोडाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड से ज्यादा क्लोराइड का, क्लोराइड से ज्यादा फ्लोराइड्स का। ये बात फिक्स है विद नो एक्सेप्शन, चाहे वो लिथियम के हो, चाहे वो सोडियम के हो, पोटेशियम के हो। फ्लोराइड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज मे बी दे आर मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स। जितना आयनिक होगा सब्सटेंस उतना क्योंकि फ्लोराइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचेगा, तो मोस्ट नेगेटिव वाला फ्लोराइड होगा, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव चीज तुम्हारी जिंदगी की फोन है। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव और इस केस में सोडियम पॉजिटिव सबसे ज्यादा मोस्ट आयनिक कंपाउंड ये रहेगा, तो इस केस में आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी पे, वो कह रहे लिथियम लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF is due to high lattice enthalpy, but low solubility of CSI is due to hydration enthalpy of the two ions. Very important, इस पे हम पूरा टॉपिक समझते हैं इस बात को। Let us talk about solubility. ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी, अगर किसी चीज को डिसॉल्व करना है, लेट इट बी लिथियम फ्लोराइड या लिथियम आयोडाइड, किसी को भी डिसॉल्व करना है, तो लिथियम फ्लोराइड ये सॉलिड है। इसको डिसॉल्व करने के लिए तुम इसको पानी में डालोगे और पानी में डाल के ये बनेगा Li प्लस एक्वस प्लस F माइनस एक्वस। इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? अब तो तुम इतने एक्सपर्ट हो चुके होने चाहिए कि तुम हर एक एंथैल्पी की डेफिनेशन खुद बना सको अगर रिएक्शन दे रखी है तो यू विल से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ। ये बात तो ऐसे ही मुंह से निकलनी चाहिए जैसे बस तुमने रात को भी यही बोलते हुए सोते हो। इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग the process of dissolution of 1 mole of solid, dissolution of 1 mole of solid ionic compound to form aqueous ions।
तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुई, जब हम किसी भी सॉलिड को पानी में डालें और उससे आयंस बन जाएं, नमक को डाला तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बन गया, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये वाली बात सबको समझ आई, यस और नो? सर ये खाली आयनिक में होगा ना? क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व कर रहे हैं हम, वो सॉलिड आयनिक होना चाहिए ना कंपाउंड? वो सॉलिड होना चाहिए और डिसॉल्व होने के बाद वो एक्वस आयन बनना चाहिए। तो सर आयनिक और कोवलेंट कोई भी हो सकता है कंपाउंड? कोवल क्या हो सकता है? सर जैसे LiF जो है वो आयनिक कंपाउंड है, इसकी जगह कोई कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है? नहीं, आयनिक सॉलिड्स के लिए ही होता है मेनली, ठीक है। और अगर तुम्हें पता हो कि कोवलेंट कंपाउंड्स आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, वरना वो आयनिक कहलाते ना। कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो उनमें ये एंथैल्पी लगेगी नहीं, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं इसको एक ओवरऑल स्टेप मान लूं, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको स्टेप्स में तोड़ सकूं तो एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्टेप्स। इसको मैं कौन से स्टेप में तोड़ सकता हूं? क्या मैं इसको बोल सकता हूं लिथियम फ्लोराइड को लिथियम प्लस गैसियस प्लस F माइनस गैसियस, ये कौन सी एंथैल्पी होगी? कैन एनीवन टेल मी? सॉलिड को गैसियस आयन में तोड़ना। Lattice enthalpy. हाँ बोलो। लैटिस एंथैल्पी। वेरी गुड, ये होगी लैटिस एंथैल्पी ऑफ लिथियम फ्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं गैसियस आयंस को एक्वस आयन में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये कौन सी एंथैल्पी होती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। वेरी गुड, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तुम्हें याद होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या होता था? गैसियस आयंस को हम किस में तोड़ देते हैं? एक्वस आयन बना देते हैं, जिसमें पानी घुल मिल जाता था, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, जो हमने लास्ट क्लास में किया है थर्मो में ही, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, अगर किसी ने हेसिस लॉ नहीं किया तो डोंट वरी, ठीक है। हेसिस लॉ बहुत ही इजी सी बात है, बस उसके क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। हेसिस लॉ कहता है अगर कोई स्टेप इधर से इधर जा सकता है, कोई रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, तो अगर तुम उसको स्टेप पे कर सको तो ओवरऑल एंथैल्पी विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पीज। तो मतलब हेसिस लॉ को यहां पे लगा के आई कैन से अच्छा, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ कैन आई से, ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है जिसकी ये रिएक्शन थी, कैन आई से जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इट इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इट इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये वाली बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। यू कैन आस्क मी अगर नहीं समझ आई है तो मैं दोबारा समझा दूं। बस ऑनेस्टली मुझे बताओ, मैं डांटो का थोड़ी कि तुम्हें समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा। ऑलराइट, अज्यूमिंग कि सबको समझ आ गया। यस, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन। शुभम, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई चीज को घोलना है तो उसे एक्वस आयन बनाना होता है, यस और नो शुभम? यस सर। तो उसकी एंथैल्पी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसकी एंथैल्पी क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Solution. अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं चाहूं तो मैं एक स्टेप की जगह दो स्टेप में कर सकता हूं। पहले मैं उसका लैटिस तोड़ूं गैसियस आयन में, फिर मैं उसके लैटिस के आयंस को एक्वस आयन में कन्वर्ट कर दूं।
तो मैं पहले घर तोड़कर उसको फिर डिसॉल्व करूं, ऐसे भी कर सकता हूं, यस और नो शुभम? यस तो कहना है से हेस लॉ तुमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर ओवरऑल स्टेप हो रहा है तो उसको हम स्टेप में भी कर सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो कहना है से सॉल्युबिलिटी विल डिपेंड अपॉन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन कितना घुलता है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, क्या चीज? लैटिस एंथैल्पी, घर को तोड़ने में जो एनर्जी लगे, लैटिस एंथैल्पी शुड बी लो, लैटिस एंथैल्पी शुड बी लो। लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी टूट जाए। और तुम्हें याद होगा जब कोई वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और अगर कोई एनर्जी रिलीज होती है तो वो ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी हाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव। अगर किसी को घुलना है तो उसका लैटिस एंथैल्पी, अगर कोई चीज घोलना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो उसका लैटिस वीक होना चाहिए, लैटिस अलग अलग ईंटों से बना होना चाहिए, अलग अलग साइजों की ईंटों से। और उसके जो आयंस जब घुले तो वो घुलकर ज्यादा एनर्जी लूज करे सो दैट वो वाटर से ज्यादा अच्छे से बॉन्ड हो जाए। तो एनर्जी लूज करना इज नेगेटिव एंड इट शुड बी मोर नेगेटिव। तो फॉर अ सब्सटेंस, अगर तुम्हें समझ आया तो वेल एंड गुड। सॉल्युबिलिटी तब अच्छी होगी, सॉल्युबिलिटी विल बी हाई व्हेन क्या मेरी आवाज कट रही है या क्लियर आ रही है? सबकी क्लियर है। क्लियर है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूं मैं एक तुम्हारी साइड पे प्रॉब्लम है, तुम चेक करो। ये सक्षम, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, सॉल्युबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, लैटिस एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो लैटिस, लैटिस शुड बी स्ट्रॉन्ग, लैटिस क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी, जब पानी के साथ कोई चीज घुले तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करे। तो लैटिस एंथैल्पी शुड बी लो, हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी हाई। वो होती नेगेटिव है तो इट शुड बी मोर नेगेटिव। तो इन दो केसेस में कोई भी चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। हाँ बोलो। सर ये लैटिस एंथैल्पी लो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई चीज को तुम्हें घोलना है तो उसका लैटिस वीक होना चाहिए, तभी तो वो जल्दी से आयन में टूट जाएगा। जिसका लैटिस स्ट्रांग होगा वो पानी में भी नहीं घुलेगा क्योंकि उसके लैटिस आयन टूटेंगे नहीं। ओके सर, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखते हुए अब हमारा क्वेश्चन ये था, लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो इसके अंदर हमें सोचना है, क्या इज इट ड्यू टू लैटिस एंथैल्पी और इज इट ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी? लिथियम फ्लोराइड, लिथियम छोटा, फ्लोरीन छोटा, छोटा छोटा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल तो हाई लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी शुड बी लो। तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? बिकॉज इट हैज वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये वाली क्वेश्चन का आंसर समझ आया? यस और नो एवरीवन? यस सर। यस वंशिका, इज दिस क्लियर? So, अंशिका, इज दिस क्लियर? अर्णव? yes भैया। ठीक है। दिव्यांशी? सर
Yes, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट। अब अगर हमसे पूछा जाए सीजियम आयोडाइड is less soluble in water. Why? ठीक है, वैसे तो सीजियम आयोडाइड का भी लैटिस एंथैल्पी रीजन हो सकता है कि बड़ा कटायन बड़े अनायन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा, बट हमें एनसीईआरटी ने दे रखा है कि इसका रीजन लैटिस एंथैल्पी नहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअली सीजियम इज अ वेरी लार्ज आयन। और तुम्हें अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं, जब कोई किसी का साइज बड़ा होता जाता है तो उसके साथ पानी घुलना मिलना पसंद नहीं करता। लिथियम छोटा था तो उसके साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती थी, और पोटेशियम सोडियम बड़े हैं तो उनमें एनर्जी कम रिलीज होती है, हमने किया था पहले। तो सिमिलरली सीजियम और आयोडीन बहुत बड़े हैं तो उनके सर मैं अंदर, डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ तुम्हारा नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो, नए टॉपिक से तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सीजियम आयोडाइड इज लेस सॉल्युबल बिकॉज इट हैज वेरी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो रह गई, इसलिए सीजियम आयोडाइड लेस सॉल्युबल है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन सिमिलर लगते हैं पर दोनों का आंसर अलग है। लिथियम फ्लोराइड का एक्चुअली हाइड्रेशन तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो छोटा आयन है, तो उसका एक्चुअल में हाइड्रेशन तो ज़्यादा होता ही है, पर उसका लैटिस और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसकी लैटिस एंथैल्पी की वजह से वो पानी में घुल नहीं पाता। ऑन द अदर हैंड सीजियम आयोडाइड बड़ा है तो उसकी हाइड्रेशन ही कम रह जाती है, अगर हाइड्रेशन कम रह जाएगी तो वो डिसॉल्व कैसे होगा, क्योंकि बड़े आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। इज दिस क्लियर वंश, गुरशान, विशेष, याशिका? यस सर। यस एक्सक्यूज यस सर। Yes, हाँ sir. बोलो। यस सर। हम ये कह सकते हैं कि वो आउटवे कर जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी को आउटवे कर जाता है सीजियम आयन के केस में। एक्चुअली में लैटिस एंथैल्पी का भी कोई रीजन ऐसा नहीं बन रहा कि लैटिस एंथैल्पी की वजह से ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि सीजियम और आयोडाइड दोनों ही बड़े बड़े आयन हैं तो इनकी लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, राइट। तो आउटवे वाला फैक्टर तब आता है जब दोनों चीज़ें अपोजिंग चल रही हो। एक्चुअल में इसके अंदर लैटिस भी हाई है और इसकी हाइड्रेशन भी लो है, राइट। ओके सर, बट हमने रीजन इसमें सिर्फ हाइड्रेशन दिया है, वैसे रीजन दोनों है। हाँ वैसे दोनों है रीजन, पर हाइड्रेशन उसमें ज्यादा था लिथियम फ्लोराइड में, क्योंकि वो छोटे छोटे आयन थे दोनों, तो उनकी हाइड्रेशन ज्यादा थी, तो उसमें हाइड्रेशन मेंशन नहीं करना था। पर इसमें अगर तुम लैटिस मेंशन कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी हाइड्रेशन तो लो होगी ही होगी, वो मेन रीजन हो रहा है यहाँ पे। ओके सर। सक्षम कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने समझाया। अब आते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। सर कौन सा क्वेश्चन एक बार बताना। ये क्वेश्चन ना, ये जो लाइन थी ना वेरी इंपॉर्टेंट लिखी थी जो मैंने, इसको समझाया मैंने। ठीक है, ऑक्सो एसिड पे आते हैं। सर एक बार लास्ट पेज दिखाना। ये वाला हाँ सर जी, पूरा पेज दिखा दो एक बार सर। इसमें तो ये किया था हमने, वो सॉल्युबिलिटी वाला देखना है तुम्हें? नहीं सर, ये वाला पार्ट नहीं देखना, लेफ्ट साइड में था शायद, अगर कुछ है तो। ये तो हो लेफ्ट गया। हैंड साइड में ये था। ठीक है सर, ये भी हो गया, ओके थैंक यू। अच्छा, अब हमारे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड पे।
Give me 1 second. क्या इसके बाद तुम्हारे पास खाली पेज है क्या इसके बाद ऑक्सो एसिड के बाद मॉड्यूल में कोई? नो सर। ऑलराइट, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ये क्या कह रहा है कि ऑक्सो एसिड्स आर दोज विच हैज एसिडिक प्रोटॉन ऑन एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम। ठीक है, एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। अच्छा देखो मेरी बात, ऑक्सो एसिड क्या होता है उसकी बात करें। तुम इसको यहां पे भी बना सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं। देखो, ऑक्सो एसिड्स आर दोज जिनके अंदर एक ऑक्सो ग्रुप होगा। ऑक्सो ग्रुप होता है जो डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। ठीक है अर्णव, ये नया टॉपिक है, तुम्हें ये सुनाई दे रहा है अर्णव? यस सर। यहां से जो भी मैं लिखूंगा वो तुम्हें लिखना है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप होता है डबल बॉन्ड ओ, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। ये दोनों सेम एटम से लगे हो, ये दोनों किससे लगे हो? सेम एटम से लगे हो। तो इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो व्हाट इज एन ऑक्सो एसिड? जिसके अंदर एक ऑक्सो ग्रुप हो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, और दोनों सेम एटम से जुड़े हो। तो ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल्स अगर तुम लेना चाहो, ऑक्सो एसिड के एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो द पॉइंट इज दिस कि इनके साथ एल्कली मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोडियम फॉर्म्स NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट and sodium hydrogen carbonate NaHCO3. Sodium forms sodium nitrate. So what are these? These are called salts of oxo acids. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं salts of oxo acids. ठीक है, तो is the meaning of this topic clear? What is meant by salts of oxo acid? Yes or no? सर एक बार फिर से समझा दो। मैं कह रहा हूँ ऑक्सो एसिड होता है जिसके अंदर एक ऑक्सो ग्रुप, डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, ये दोनों सेम एटम पे लगे हों। ऐसे कौन कौन से एसिड होते हैं जिनमें ऐसा होता है? वो है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये सारे ऑक्सो एसिड्स हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड O भी है, सल्फर के ऊपर OH भी है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O भी है, C के ऊपर OH भी है। दे आर ऑक्सो एसिड। और एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, इनके साथ सॉल्ट्स बनाते हैं। सॉल्ट्स के एग्जांपल दिए मैंने, कार्बोनेट, सल्फेट्स, तो हाइड्रोजन सल्फेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, तो दीज आर कॉल्ड सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ये वाली बात क्लियर है सबको? यस।
यस, तो मैं ये कह रहा था सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड मीन्स कि इन एसिड्स के साथ बनाए गए सॉल्ट्स। तो कह रहे हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीज होते हैं। तो वो कह रहे हैं जैसे लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ठीक है, Na2CO3, K2CO3, लिथियम सोडियम पोटेशियम, Rb2CO3, CS2CO3। तो कह रहे नीचे जाते जाते जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, बट मैं तो मेटालिक की बजाय इसको साइज से कंपेयर करना बेटर रखता है मुझे, क्योंकि कार्बोनेट इज अ लार्ज अनायन। कैसा अनायन है? लार्ज अनायन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। और नीचे जाते जाते साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, लिथियम से ज़्यादा बड़ा सोडियम से बड़ा पोटेशियम, तो लार्जर कटायन विल स्टेबलाइज लार्जर अनायन। तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी increases down the group because of lattice enthalpy reasons भी बोल सकता हूँ। yes or no everyone? जो बताओ, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। लार्जर कटायन लार्जर अनायन को स्टेबलाइज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। मींस स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबिलिटी टू हीट, कि वो चीज़ टूटे ना। जब हम उसे हीट करें तो वो खराब ना हो, वो टूटे ना, और वो लैटिस एंथैल्पी से देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? थर्मल स्टेबिलिटी दोबारा बताना। थर्मल स्टेबिलिटी में मतलब किसी चीज़ को हीट करें। जैसे लिथियम जो कार्बोनेट है
वो स्टेबल नहीं है। लिथियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो बड़ी जल्दी टूट जाता है, बट पोटेशियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तो हीट के साथ स्टेबिलिटी, तो ये क्या बनाता है, Li2O और CO2 रिलीज कर देता है। अब लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट बिकॉज इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि लिथियम हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर, हैज़ स्मॉल साइज, तो क्लास फॉर्म, लिथियम हैज स्मॉलर साइज एंड इस वजह से मंजीत आ रहा है मीटिंग में, तो उसे बोलना आज 12 से 2 में हो गई है क्लास 10 की, कल की भी 12 से 2 ही है। अच्छा, लिथियम हैज स्मॉलर साइज, सो इट पोलराइजेस द CO3 minus carbonate ion to form more covalent lithium oxide. सर पोलराइज का मतलब? अभी बता रहा हूँ। कोवलेंट Li2 लिथियम ऑक्साइड। ये क्या कह रहे हैं, देखो पहली बात तो ये कि लैटिस एंथैल्पी की वजह से लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि लिथियम छोटा कटायन और बड़ा अनायन कार्बोनेट, तो बड़ा और छोटे के बीच में घर आसानी से टूट जाएगा और लिथियम कार्बोनेट हीट करते ही टूट कर कुछ और प्रोडक्ट्स में बन जाएगा। ये वाली बात सबको क्लियर है, यस और नो? यस यहां तक है। पर इसका एक रीजन इन्होंने और दिया है, इन्होंने बोला है लिथियम का साइज छोटा होता है और तुम्हें याद होगा छोटे कटायन पोलराइजिंग पावर रखते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। तो लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, बट लिथियम कार्बोनेट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो लिथियम इस वाले इतने बड़े कार्बोक्सिलेट आयन को पोलराइज नहीं कर पाता, कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। बट जब हीट करते हैं तो उसे मौका मिल जाता है कि कार्बोनेट में से सिर्फ ऑक्सीजन रख ले, और इस वजह से लिथियम ऑक्साइड जो होता है वो एक मोर कोवलेंट कंपाउंड होता है, जो कि इस केस में ज़्यादा स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट का आयन। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू द हीट, lithium being very small polarizes a large ion leading to more stable lithium carbonate and CO2। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, yes or no? यस सर। सर मतलब वो पहले नहीं होता इतना स्टेबल Li2CO3, बट वो जब टूटता है Li2O में तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हाँ, इसीलिए वो थर्मली हीट करते ही वो टूट जाता है, इसीलिए लिथियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। कोवलेंट होने से ज्यादा स्टेबल हो गया? नहीं, लिथियम छोटा है तो कोवलेंट कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल होता है, लिथियम ऑक्साइड इज अ मोर कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पे। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसकी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड एल्कली मेटल। यस, तो लिथियम कुछ अनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। अनॉमलस का मतलब होता है अजीब। यस, लिथियम कुछ अजीब बिहेवियर दिखाता है। अब वो अजीब बिहेवियर क्यों दिखाता है, अजीब की स्पेलिंग याद है? अजीब बिहेवियर दिखाता है, अनॉमलस बिहेवियर लिथियम क्यों दिखाता है? क्योंकि इज ड्यू टू, क्योंकि ये बहुत छोटा है, पहली बात ये सबसे छोटा है इन सब में से। किससे अजीब बिहेवियर दिखाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे के सारे एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, पर लिथियम
कहता है मैं तुमसे अलग हूँ, मैं थोड़ा अजीब हूँ, अलग हूँ। अब ये क्यों अलग है? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, और छोटा साइज होने से फजान्स रूल लगता है कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, तो इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर। छोटा कटायन, ये मोर पोलराइजिंग पावर को हमने पहले कब डिस्कस किया है? डू यू रिमेंबर? ये हमने फजान्स रूल में डिस्कस किया है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं अगर तुम भूल गए हो तो। कहाँ गया फजान्स रूल? हमने किया तो था। ये देखो, ये किया था। देखो, ये फजान्स रूल किया था ना कि छोटा कटायन जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि छोटा कटायन पोलराइज कर देता है, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेंटर में ले आता है और ऐसा लगता है कि शेयरिंग हो रही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो ये जो छोटे कटायन की पावर होती है इसको पोलराइज करने की, इसको हम नाम देते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लिथियम की। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है, तो वो उसका न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच के सेंटर में ला सकता है, राइट? तो लिथियम कंपाउंड्स हैव द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लिथियम अजीब क्यों है? क्योंकि उसकी छोटे साइज होने से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? येस और नो? सर मॉड्यूल Yes, में sir. चार्ज बाय रेडियस रेशियो, तो ये क्या है? हाँ, ये वही चीज़ है। पोलराइजिंग पावर में तुमने पढ़ा होगा कोई चीज़ कितना कोवलेंट है, उसमें चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और रेडियस क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कम, कटायन का। तो इस जिन भी कंपाउंड्स का चार्ज ज़्यादा होगा और रेडियस कम, तो उनकी चार्ज बाय रेडियस रेशियो पोलराइजिंग पावर का एक प्रमाण होगी। मतलब अगर हमें किसी का पोलराइजिंग पावर मेजर करना है तो आई कैन यूज देयर चार्ज बाय रेडियस रेशियो। जिसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा पोलराइजिंग होगा, क्योंकि कटायन का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, उसका साइज कम, तो ये चार्ज बाय रेडियस की रेशियो लार्ज आएगी। ये बात समझ में आई? ओके सर। ठीक है। तो अब बात करते हैं लिथियम की अजीब बिहेवियर क्यों है। ये तो हमें समझ आया, कि वाई लिथियम हैज अजीब बिहेवियर। अब वो बोले कि अच्छा मुझे एक प्रूफ दिखाओ कि लिथियम अजीब बिहेव करता है। तो लिथियम बाकी मेटल से हार्डर है। सोडियम नाइफ से कट हो जाता है, पोटेशियम नाइफ से कट हो जाता है, लिथियम नहीं होता। लिथियम बहुत कम रिएक्टिव है बट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती थी, हम कर चुके हैं। वाई लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम ऑक्साइड्स बनाता है, बाकी परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाते। लिथियम के सॉल्ट्स गीले होते हैं। गीले मतलब इनमें पानी बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, अगेन ड्यू टू इट्स लार्ज स्मॉल साइज। ठीक है, तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज स्मॉल साइज के साथ एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, और ये अजीब क्यों है? अच्छा, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, पर ये नहीं होता। लिथियम इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बाकी एलिमेंट्स इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हमने एल्काइंस के हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था
कि एल्काइन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, राइट? कौन सा टैब सर के पास? आईपैड। अच्छा, वो कहाँ, उनको घर जाना है? अच्छा, तुझे जाना है? अभी 4:30 तक रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये वाला 11 तो पूरा करके जाएगी एक बार, मैं अभी भेज रहा हूँ, बच्चों को बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद सर डेलिक्वेसेंट क्या होता है? डेलिक्वेसेंट मतलब जो पानी एब्जॉर्ब कर ले बड़ी जल्दी, हवा में रखा और पानी से गीले हो जाए, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ही पानी खींच ले। अच्छा, सोडियम इथाइनाइड बना लेता था, ये हमने एल्काइंस में पढ़ा है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन सोडियम H2 गैस रिलीज कराता है इथाइन के साथ, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी था। सोडियम इथाइनाइड बनाता है, पोटेशियम भी बना लेता है, पर लिथियम नहीं बनाता, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बना लेता है, अगेन क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ऑक्साइड के फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो मोर कोवलेंट नेचर दिखा पाता है यहाँ पे। बट सोडियम नाइट्रेट ऑन द अदर हैंड नाइट्राइट देता है। लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स ब्रेक्स इनटू ऑक्साइड, और सोडियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइट। लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, हम देख चुके हैं, क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई होती है। लिथियम अगर आपस में, लिथियम जो है बाकी सबसे अलग है, पर वो एक एलिमेंट से सिमिलर है, दैट इज मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशन होता है एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स में, देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट। इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनसे तो अलग होता है, बट वो मैग्नीशियम से सिमिलर होता है। तो डायगोनल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन lithium and magnesium because इन दोनों का they have similar charge to radius ratio, इन दोनों का charge to radius ratio similar आता है। charge to radius ratio और इनका साइज भी कंपेरेबल है, क्योंकि लिथियम का साइज 152, मैग्नीशियम का 160, लिथियम के आयन का साइज 76, मैग्नीशियम के आयन का 72, तो बहुत सिमिलर साइजेस है। इनकी वजह से ये दोनों हार्ड होते हैं, दोनों के दोनों स्लोली रिएक्ट करते हैं विद वाटर। बोथ ऑफ देम ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते ये दोनों, चाहे ऑक्सीजन जितना भी दे दो, ठीक है। कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम डीकम्पोज टू गिव ऑक्साइड। लिथियम कार्बोनेट लिथियम ऑक्साइड में टूट जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूट जाता है, और इन दोनों के हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 सॉलिड नहीं मिलते। LiCl MgCl दोनों के दोनों अल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं, और LiCl और MgCl दोनों के सॉल्ट्स डेलिक्वेसेंट होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हुए दो टॉपिक्स कि लिथियम की बाकियों से क्या सिमिलैरिटी है और लिथियम की मैग्नीशियम से क्या सिमिलैरिटी है। ये पॉइंट्स को रीड करके तुम्हें लिखने भी हैं ये सारे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है टू राइट देम एंड लर्न देम, ठीक है। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आता है, वैसे तो क्वेश्चन बस ये आएगा राइट अबाउट एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो उसका कॉज, उसके 2 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स। अच्छा, कोई पूछे व्हाट इज द डायगोनल रिलेशन, व्हाट इज इट्स कॉज, उसका चार्ज टू रेडियस रेशियो सिमिलर होता है, उनके साइजेस सिमिलर होते हैं, और उसके 2 पॉइंट्स। तो शॉर्ट नोट में आएगा, तो वो फ्री के मार्क्स हैं, इनमें कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं, डायरेक्ट लर्न करके लिखना है। इज दिस पॉइंट टॉपिक क्लियर, येस और नो? यस सर। Yes. ठीक है। कंपाउंड्स तो कटे हुए हैं आई थिंक इस ब्लॉक में इस बार, तो अब बस ग्रुप 2 शुरू करना है हमें, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।
ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तो उससे सर उसके हाइड्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो क्रिस्टलाइन